नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का अनुकूल कर प्रशासन का वादा। कहा अगले 4 साल में कंपनी कर को 25% पर लाने को प्रतिबद्ध। निजी क्षेत्र से ज्यादा निवेश पर जोर। नेपाल के उप प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। आज मधेशी आंदोलन समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। भारत अपनी चिंताओं से कराएगा अवगत। दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले पर राजनीति तेज। उपराज्यपाल से मिलेंगे केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार पर फिर बहस तेज। राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज। हार्दिक पटेल की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु चीन की ली जुइरेई से होगा मुकाबला। जोहोर कप हॉकी में भारत ब्रिटेन के बीच खिताबी भिड़ंत। खबरों को विस्तार से जानते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अगले 4 साल के दौरान कंपनी कर की दर को 25% पर लाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास को रफ्तार देने और गरीबी से लड़ने के लिए निजी क्षेत्र से ज्यादा निवेश पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनुकूल कर प्रशासन का वादा किया है। पुणे में उद्योगपतियों और व्यवसायियों की बैठक में वित्त मंत्री ने देश में तर्कसंगत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कर प्रशासन लाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 साल में कंपनी कर की दर को 34% से कम कर 25% पर लाने की कोशिश होगी और ये प्रक्रिया अगले साल शुरू हो जाएगी। So I have decided slowly over the next 4 years I will bring down corporate tax to 25% and phase out all the exemptions, or at least most of these exemptions. वित्त मंत्री ने कहा कि आज निवेशक काफी सोच समझकर फैसला लेता है। यही वजह है कि देश में कराधान परिवेश को निवेशकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने निजी क्षेत्र से देश के विकास को रफ्तार देने के लिए ज्यादा निवेश करने पर भी जोर दिया। In terms of public investment, we've stepped it up substantially this time. But private sector investment is still a little low. So you have to increase investment. वित्त मंत्री ने परियोजनाओं के लागू होने में देरी के लिए पिछली यूपीए सरकार को दोषी ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दिनों के दौरे पर भारत आए नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे। इस दौरान नेपाल में जारी मधेशी आंदोलन, सीमा पर अवरोध समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। नेपाल में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद हो रही इस यात्रा को दोनों देशों के बीच हाल में उपजे तनाव को कम करने के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल में नई सरकार आने के बाद नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा की ये पहली भारत यात्रा है। कमल थापा आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ कई अहम मसलों पर बात करेंगे। One of the areas that I will discuss is the crisis that we are facing at the moment in our country because of the disruption in the vehicular movement and supply system. The Nepalese people are facing a severe crisis of fuel shortages. थापा नेपाल के विदेश मंत्री भी हैं और उन्हें देश में जारी मधेशी संकट के समाधान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वो इस मामले में गठित 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। इस यात्रा का फौरी मकसद भारत की तरफ से नेपाल भेजे जाने वाले जरूरी सामानों की आपूर्ति को बहाल करना है। बीते कई दिनों से भारत की तरफ से नेपाल जाने वाले ट्रकों की आवाजाही मधेशी आंदोलनकारियों की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है और नेपाल में दवाइयों, पेट्रोलियम के अलावा रोजमर्रा की सामानों की किल्लत है। Our truckers are more than are waiting to go inside, in fact, and deliver the supplies that Nepal needs. So there is no question of any kind of a blockade. As you have seen, 733 trucks have gone in and 2,500 are waiting to go in, provided the situation, the political situation on the Nepalese side becomes more conducive. दरअसल तराई में बहुतायत में रहने वाले मधेशी आंदोलनकारी नेपाल में लागू नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। साथ ही आपूर्ति बहाली के लिए नेपाल ने चीन का भी रुख किया है।
भारत भी नेपाल के बदले हालातों पर कई मुद्दों पर बातचीत का इच्छुक है। मधेशी और थारू समुदाय की नाकेबंदी को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के राजकोट में आज होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक की धमकी के बाद राजकोट प्रशासन ने कल रात से जिले में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही स्टेडियम के आसपास बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तीसरे वनडे के लिए जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें मैदान पर भिड़ रही हैं, वहीं पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक मैदान के अंदर और बाहर शक्ति प्रदर्शन का खाका खींचने को तैयार हैं। हार्दिक पटेल ने मैच के दौरान विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने राजकोट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इंटरनेट सर्विस जो है उसको आज रात से बंद कर दी जाएगी और परसों सुबह तक वो प्रतिबंधात्मक आदेश जो सीआरपीसी कलम 144 के तहत जारी रहेगा। जो द्रोह वाले स्लोगन से, टी शर्ट से अलग अलग प्रवृत्ति करते हुए एक साथ रैली वगैरह निकालना, ये कोई भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध फरमाया गया है। इससे पहले पटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल मैच में खलल की खुली धमकी दे चुके हैं। क्रिकेट मैच में तो जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और मजबूताई से सब लोग जा रहे हैं। कम से कम 20-25 हज़ार लोग मैच में जाएंगे, तो हम बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं अंदर, लेकिन अभी से बता देने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बीसीसीआई ने कहा है कि ये प्रदर्शन की सही जगह नहीं है। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष निरंजन शाह ने मैच के दौरान विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। मैं नम्र विनंती करता हूं ये लोगों को कि भाई यह कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए है नहीं। लोगों जो मैच और उसका मनोरंजन मानने, जो क्रिकेट प्रेमी जनता है, उसको प्लीज शांति से अपना मैच देखने दो। इससे पहले हार्दिक ने कहा था कि वो भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीमों का रास्ता स्टेडियम जाते हुए रोकेंगे और उन्हें मैच खेलने के लिए नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन इसके एक दिन बाद हार्दिक ने कहा कि उन्हें मैच के लिए टिकट मिल गया है और वो स्टेडियम जाएंगे। हार्दिक ने पटेल समुदाय के लोगों से मैच के दौरान बड़ी तादाद में मौजूद रहने का अनुरोध किया है, ताकि वे ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की अपनी मांग मैच के दौरान उठा सकें। इस मांग को लेकर वो पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें। बिहार चुनाव में बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग आज पटना और मुजफ्फरपुर का दौरा करेगा। बिहार विधानसभा के चुनाव के तहत 2 दौर का मतदान हो चुका है और 3 चरणों का मतदान बाकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के साथ चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत का ये दौरा 2 दिनों का है। यहाँ उनकी मुलाकात विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से होगी। सुरक्षा तैयारियों पर केंद्रीय बलों के प्रमुखों के साथ भी आयोग की बैठक होगी। सीधा रुख करेंगे पटना का। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, चुनाव आयोग का ये 2 दिन का दौरा है, कितना अहम है, क्योंकि 3 दौर के मतदान अभी होना बाकी है। क्या कुछ कार्यक्रम है चुनाव आयोग का? देखिए, चुनाव आयोग उन सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम आ रही है, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, और वो इस बात को सुनिश्चित भी करना चाहती है कि जिस तरह से पहले 2 चरण का जो मतदान है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, और इसके लिए जो तैयारियां की गई थी, जिस तरह सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, और इसके साथ ही जो ईवीएम से जुड़े जितने भी तैयारियां हैं, पोलिंग से जुड़ी जितनी भी तैयारियां, उसको जिस तरह से जिस खूबी के साथ ये सारा जो मतदान की प्रक्रिया वो संपन्न किया गया था, उससे एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ी उपलब्धि थी चुनाव आयोग की, क्योंकि ये सारे क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे। अब बाकी 3 जो चरण के जो मतदान है, वहाँ किस तरह से सारा इंतजाम किया जाएगा, यहाँ पर चुनौती अलग किस्म की है। इन पहले 2 चरण में भले ही वो संवेदनशील बूथ वहाँ ज्यादा थे, लेकिन बाकी जो 3 चरण है, यहाँ पर धनबल, बाहुबल और इस तरह की जो हथकंडे हैं जो कि राजनीतिक दलों की तरफ से अपनाए जाते रहे हैं, वो उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, जो चुनाव खर्च उसको किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर एक समीक्षा होगी और चुनाव आयोग का दौरा इसी परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल प्रणव, और
जाहिर तौर पर क्योंकि 2 फेज के जो चुनाव हुए इसमें बहुत सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी थे, हालांकि बहुत मुस्तैदी रखी गई, छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई, तो आगे सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ मुस्तैदी में कुछ चेंज भी देखने को मिलेगा, कुछ उस पर भी बातचीत हो सकती है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, सुरक्षा में चुनाव के दौरान, पूरे बिहार चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर जिस तरह से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं वो आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। उसकी वजह साफ है कि 5 चरणों में चुनाव कराने की वजह यही थी कि बिहार में चुनाव संपन्न कराना शांतिपूर्ण तरीके से एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। तो बाकी 3 जो चरण है वहां भी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की भी कोई कमी रखना ये चुनाव आयोग नहीं चाहता, और इसी वजह से जिस तरह से पहले 2 चरणों में हमें देखने को मिला उसी तरह के इंतजाम आगे 3 चरणों में भी देखने को मिलेगी, और वो कैसे होंगे, किस तरह से सारा इंतजाम किया जाएगा, उसी को लेकर ये बैठक। बिल्कुल प्रणव, बहुत शुक्रिया चुनाव आयोग के इस दौरे पर। आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। इससे पहले तीसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बक्सर और सारण में 2 रैलियों को संबोधित किया। बिहार के विकास के नाम पर जनता से वोट मांगते हुए सोनिया ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सोनिया गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ टेलीविजन चैनल ने चुनाव का सर्वे या ओपिनियन पोल दिखाया है। इसे देखकर एनडीए के कुछ नेताओं की नींद उड़ गई है। कुछ इसी अंदाज में अपने राजनीतिक रकीबों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को तीसरे दौर के प्रचार का आगाज कर दिया। सोनिया गांधी ने बक्सर और सारण के मांझी में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे, जबकि केंद्र को बंटवारे की सरकार करार दिया। जनता पर अपनी विचारधारा थोपने में लगी है, हमारी सामाजिक सद्भाव की नींव को कमजोर करने में लगी, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, अफवाहें फैलाकर बेगुनाहों को मारा जा रहा है। उनकी जिंदगियों पर भी जिस तरह हमले हो रहे हैं, उनके विचारों को व्यक्त करने की आजाद जीनी जा रही है। यह सिर्फ दुख की बात नहीं है, यह शर्म की बात है। प्रधानमंत्री के तमाम वादों को खोखला बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने जीएसटी कानून को महंगाई बढ़ाने वाला बिल बताया। 60 साल के कांग्रेस राज की उपलब्धियां गिनाते हुए आरक्षण मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर वार किया। प्रधानमंत्री जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों को आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है उसे भी खत्म करने का संकेत उन्होंने दिया है, जिनके इशारे पर आपकी सरकार चल रही है। और इस पर एक लंबे समय तक आपकी चुप्पी आपकी नीयत पर सवाल करा करती। रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी सोनिया ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए जनता से महागठबंधन को जीत दिलाने की गुजारिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में बचे हुए 3 दौर के चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के तमाम बड़े नेता न सिर्फ रैली कर रहे हैं बल्कि बयानों के जरिए भी महागठबंधन को घेरने की पूरी कोशिश में हैं। एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बक्सर और छपरा में रैली की, तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लालू और नीतीश पर तीखे आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छपरा और बक्सर की रैलियों में जोर देकर कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन को विकास विरोधी करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि महागठबंधन के नेता जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और बिहार की तरक्की से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उसका उपयोग करने के बजाय आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के पैकेज की हमको कोई जरूरत नहीं है। भाइयों, हम लोगों ने तो अपना धर्म दिखाया।
बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी एनडीए के लिए प्रचार किए। जिन इलाकों में तीसरे दौर में मतदान होने हैं वहां एलजेपी ने भी कई रैलियां की। पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने बक्सर की रैली में महागठबंधन पर कई आरोप लगाए। लालू यादव खुल के भ्रष्टाचार करता है, नीतीश कुमार छिप के भ्रष्टाचार करता है। उसके समय में खुलेआम कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। आज क्या है? आज डीजीपी का रिपोर्ट पढ़िए। 2005 में बिहार में संज्ञेय अपराध 1 लाख था और आज बढ़कर के 1,95,000 हो गया है। उधर आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थगित होने की खबर को अफवाह करार दिया। कोई रैली रद्द नहीं हो रही। गलतफहमी के शिकार है नीतीश कुमार जी। पीएम की रैली है, होगी, रहेगी और नीतीश कुमार जी दोबारा अब स्वप्न देखना छोड़ दें बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब आराम करें। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, जनता ने फैसला ले लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन से कई सवाल पूछे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पास बिहार की तरक्की के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर दिल्ली में बच्चियों के साथ बलात्कार की लगातार 2 घटनाओं के बाद राजनीतिक उबाल आ गया है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल ने जहां दिल्ली पुलिस पर अधिकार की बेबसी जताते हुए घटना के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में शुक्रवार को 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की अलग अलग घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार का मुद्दा फिर उठा दिया है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। दिल्ली पुलिस की किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके अंडर में पुलिस है, तो प्रधानमंत्री जी दें इसका जवाब। लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल। बलात्कार की इन विभत्स घटनाओं के मद्देनजर उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुलिस कमिश्नर को मिलने बुलाया है। इस बीच दिल्ली में राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। क्राइम रेट भी बढ़ गए हैं, कंप्लेंट्स की केसेस भी बढ़ गए हैं और जो क्राइम अगेंस्ट विमेन का कॉल सेंटर है उसको एकदम से निरस्त कर दिया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन का जो कॉल सेंटर है उसको कब ये चालू करेंगे? दिल्ली की जनता ने उनको सरकार चलाने का मैंडेट दिया है। प्रशासन से काम लेना, केंद्र सरकार की मदद लेना और सभी अधिकारियों को साथ में लेकर दिल्ली का विकास करना, ये उनका एजेंडा होना चाहिए। हालांकि इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने भी केजरीवाल को केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने की नसीहत दी है। शुक्रवार को दिल्ली के निहाल विहार और आनंद विहार इलाके में 2 बच्चियों के साथ रेप की अलग अलग घटनाएं हुई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया मुकेश कुमार मीणा को कई मामलों में मेमो जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नोटिस के जरिए मीणा पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सोमवार को उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराएगी। पार्टी दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना किए गए तबादलों पर रसूखदारों के दबाव होने का कारण बताया है, जिसकी जांच वे एसीबी से कराना चाहते हैं। जो एसीबी इतनी तेजी के साथ काम कर रही थी कि दिल्ली में रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रही थी, जेल में डाल रही थी, यहां तक कि पुलिस वालों को जेल में डाल रही थी, आज उस एसीबी ने, जब से मीणा ने जिम्मेदारी ली है, उसने किया क्या? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश सिटीजन जर्नलिस्ट। इसमें आज दिखाएंगे इंदौर में डायरिया की दहशत। बीते कुछ दिनों से देश भर में साहित्यकारों की नाराजगी सुर्खियों में है। हमारे लेखक साथी मारे गए, हम उनके लिए रोना चाहते हैं। आज़ादी छीनी गई है, छीनी जा रही है और ये कोई अभी से नहीं हुआ, ये लंबे अरसे से हो रहा है। अगर आप कहें कि ये जो हो रहा है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तब तो मैं आपके साथ हूँ। पूरी लड़ाई को असहिष्णुता के खिलाफ करने की जगह नरेंद्र मोदी के खिलाफ और संघ के खिलाफ कर रहे हैं। आप सीधे सीधे मोर्चा खोलिए। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। जिस विचारधारा के चलते हुए गोली चल रही है, वो गोली लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, उस मानसिकता की बात हो रही है।
देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर फिर से विचार कर रही है। इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार जारी है और इसी बीच अदालत ने कॉलेजियम में खामियों को लेकर कानूनी जानकारों से सलाह मांगी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिक्त करीब 400 पदों पर कॉलेजियम सिस्टम के जरिए नियुक्ति होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी खामियों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे हैं, जिस पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार इससे पहले हर विकल्पों पर विचार कर रही है। एक बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी कोशिश की गई थी, ये 20 वर्ष के प्रयास में जुडिशियल रिफॉर्म की प्रक्रिया का एक पार्ट था। अब बाकी इसके बारे में टिप्पणी हम निर्णय को देखकर करेंगे और सरकार का इसके बारे में क्या रुख होगा, इसका हम स्ट्रक्चर निर्णय लेंगे। जानकारों के मुताबिक सरकार के पास 3 विकल्प हैं। इसके विश्लेषण के बाद सरकार पुनरीक्षण याचिका का विकल्प चुन सकती है, लेकिन ये पूरी तरह शीर्ष न्यायालय पर निर्भर होगा कि वो इसे स्वीकार करे या खारिज कर दे। दूसरा विकल्प क्यूरेटिव याचिका का है। तीसरा विकल्प संविधान संशोधन विधेयक है। सरकार के पास अगर टेक्निकली देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू फाइल किया जा सकता है, क्योंकि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू फाइल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को असंवैधानिक करार दिया। इसके साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों में सरकार की भूमिका खत्म हो गई है। 5 सदस्यों वाली पीठ ने इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की याचिका भी खारिज कर दी थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को झटका दिया है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार एनजेएसी का कोई नया प्रारूप संसद में पेश करती है तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला सरकार में घटते विश्वास को दिखाता है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को खारिज करते हुए पुराना कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रखने का फैसला किया था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि विधायिका ने कमजोरियों की वजह से अपने कुछ अधिकार न्यायपालिका के हाथों गंवा दिए हैं। रायपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कानून का शासन संविधान के बुनियादी ढांचे जैसा है, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि विधायिका में आई खामियों का फायदा न्यायपालिका को मिल रहा है, इसलिए न्यायिक सक्रियता को भी सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। The lack of access to justice, the high cost of it, delays in the delivery of justice, lack of a mechanism for accountability, and allegations of corruption have together given rise to doubts and added to the pervasive pessimism about the efficacy of institutions. उपराष्ट्रपति ने कानून के शासन पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून में मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था है। कानून का राज, अधिकार, विकास, शासन और न्याय जैसे 4 सिद्धांतों पर आधारित है। The rule of law, said the Supreme Court in Dalmia Cement case of 1996, is a potent instrument of social justice to bring about equality in results. In the Golaknath case, the meaning and scope of rule of law under the Indian Constitution was expanded. It is now regarded as a part of the basic structure of the Constitution and therefore cannot be abrogated or curtailed even by the Parliament. उपराष्ट्रपति ने कहा कि कमजोरियों को दूर करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इनमें सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ आजादी को बनाए रखना और राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र बनाना भी शामिल है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा समेत कई मंत्री मौजूद थे। विशाल जैन, राज्यसभा टीवी। और अब बात आपकी आवाज की, जहां पे हर बार एक नया शख्स बनता है सिटीजन रिपोर्टर, जो बताता है कि कैसे आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं की हालत खस्ता है और कैसे प्रशासन की अनदेखी से वही बिगड़े हालात कभी कभी लोगों के लिए जानलेवा बन जाते हैं।
हमारी खास पेशकश में आज का वीडियो हमें मध्य प्रदेश से मिला है। यूं तो इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन इसके आसपास के इलाकों में डायरिया की दहशत से लोग खासे परेशान हैं। सरकारी मशीनरी डायरिया को अपने पांव पसारने में रोकने में नाकाम है। इंदौर के पास ग्राउंड जीरो खजराना से सिटीजन जर्नलिस्ट सायरा का ये वीडियो देखिए। मेरा नाम सायरा है, मैं खजराने में रहती हूँ। यहाँ पर जो बच्चों हैं उसे दस्त वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर है, और दवाई वगैरह कोई उपलब्ध नहीं है। सरकार वगैरह कोई सुविधा नहीं देती। अगर हो जाए जैसे दवाई वगैरह जैसे पहुँचाए यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से ये निवेदन है कि बच्चे यहाँ आके देखे बच्चे उनको, और साल में कितने कई बच्चे मर जाते हैं। एक वजह दस्त की ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, दस्त वगैरह गंदगी से ज़्यादा लगते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर आए और देखे कि बच्चे और परिवार किस हाल में है। मध्य प्रदेश में खजराना एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर शहर और आसपास के इलाकों में बच्चे महिलाएं बीमार रहें तो इसका सीधा असर शहर और विकास खुशहाली के पैमाने पर पड़ता है। हर साल राज्य में 5 साल की कम उम्र के हजारों बच्चे डायरिया जैसी बीमारियों की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। गणपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध खजराना ये वो जगह है जहां टीम इंडिया जीत की हसरत लिए पहुंचती है, जहां बॉलीवुड कलाकार कामयाबी की फरियाद लेकर जाते हैं और जहां सूबे के मुखिया भी शीश नवाते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक तरफ तो लोग खजराना में दुआएं करके अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस प्रसिद्ध इलाके के लोग बदहाल व्यवस्थाओं के चलते अपने बच्चों की बिगड़ती सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। काफी टाइम से हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है डायरिया। बच्चों को लेके हर आदमी अवेयर होता है, हर आदमी फिक्रमंद होता है। इस इलाके में डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी कई बीमारियां डेरा डाले हुए हैं। दरअसल यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत ही लचर है। कई जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम ठप है और पीने का पानी प्रदूषित है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, जिसमें से अधिकतर बच्चे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डायरिया को लेकर कुछ न कुछ मुहिम चलाई जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। इस इलाके में डायरिया जैसी बीमारी हर साल कई मासूमों की जान ले लेती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सेहत के मामले में पूरे राज्य की तस्वीर और ज्यादा खराब है। मध्य प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक फैज अहमद किदवई के मुताबिक हर साल लगभग 27,000 बच्चों की जान डायरिया जैसी बीमारी की वजह से चली जाती है। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों में जानकारी का अभाव है। बीते 1 साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो इंदौर जिले में डायरिया की वजह से 5 साल से कम उम्र के 509 बच्चों की मौत हुई है, जबकि अलीराजपुर में 113, बड़वानी में 218, बरहानपुर में 119, धार में 340, झाबुआ में 159, खंडवा में 205 और खरगोन में 292 बच्चे इस बीमारी का शिकार हुए हैं। डायरिया के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भले ही बना ली हो, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सरकार और प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के मंसूबों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। अभी आप देख रहे थे खजराना से जुड़ी खबर, जहां आम जन सुविधाओं के बिगड़े हुए हालात ने लोगों को फिक्रमंद किया हुआ है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास है ऐसी ही कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजें हमें अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर।
खबरों में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का अनुकूल कर प्रशासन का वादा, कहा अगले 4 साल में कंपनी कर को 25% पर लाने को प्रतिबद्ध, निजी क्षेत्र में ज्यादा निवेश पर जोर। नेपाल के उप प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात, आज मधेशी आंदोलन समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात, भारत अपनी चिंताओं से कराएगा अवगत। दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले पर राजनीति तेज, उपराज्यपाल से मिलेंगे केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के एक क्षेत्राधिकार पर फिर बहस तेज। राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज, हार्दिक पटेल की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु, चीन की ली जुइरेई से होगा मुकाबला। जोहोर कप हॉकी में भारत ब्रिटेन के बीच खिताबी भिड़ंत।